हनीमून की रात। हाल ही में शादी हुए नए जोड़े निखिल और सुमन, दोनों ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वो होता है ना, चट मंगनी पट ब्याह। ऐसे उनकी शादी बड़े धूमधाम से हुई। अरेंज मैरिज। घर में मेहमानों की कमी नहीं। दोनों ने 20 दिन की शादी की छुट्टी डाली थी। आखिर के 7 दिन बचे थे और दोनों को एक साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिला। घर में ऐसा एक भी कोना नहीं था जहां वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताएं। आखिरकार अमित यानी निखिल के बड़े भाई ने ऊटी के लिए रिजर्वेशन कर दिया और वहां के ऊंचे पहाड़ पर उनके लिए एक हनीमून स्वीट भी बुक कर दिया। अगले ही दिन निखिल और सुमन ऊटी पहुंच गए। कैब से वो सीधा कॉटेज पहुंचे। वहां लकड़ी की झोपड़ी जैसे दिखने वाले कॉटेज देखकर सुमन फूले नहीं समा रही थी। दूर दूर तक पिन ड्रॉप साइलेंस था। ऐसे ही बहुत सारे स्वीट्स थोड़े ही दूरी पर थे। कॉटेज के बाहर का नीले रंग का तालाब आंखों में बस गया था। यही नहीं, आसमान को छू लेने वाले नीलगिरी के ऊंचे ऊंचे पेड़ सुमन को बहुत खुश कर रहे थे। सफर की थकान के कारण सुमन बाथरूम में शावर लेने गई। वहीं लॉन में निखिल कुर्सी पर लेट गया। निखिल बिना वक्त जाया किए बाथरूम की ओर दौड़ा। तभी सामने से सुमन दौड़ते हुए निखिल के गले लगकर रोने लगी। क्या हुआ सुमन? निखिल, शावर से अचानक से लाल पानी निकलने लगा। निखिल ने दरवाजा खोलकर शावर चालू करके देखा तो उससे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अगर तुम्हें डर लग रहा है और तुम बुरा ना मानो तो मैं यहीं रुक जाता हूँ। निखिल की ये बात सुनकर सुमन शर्मा गई। शाम के 5 बज चुके थे, इसीलिए अब कहीं घूमने जाना उनके लिए मुमकिन नहीं था। इसीलिए वो दोनों पास में ही एक लोकल मार्केट में जाने के लिए तैयार हो गए। नीचे तलहटी पे चाय की टपरी पे दोनों चाय पी रहे थे। तभी निखिल की पीठ थपथपाते हुए एक 24-25 साल का लड़का वहां आया। कपड़ों से तो वो टपोरी लग रहा था। निखिल ने गर्दन घुमाते हुए उसे देखा। तभी वो लड़का बड़बड़ाने लगा। इस बार कहाँ रुके हो साहब? निखिल थोड़ा हड़बड़ा गया। वहां से उसे दूर ले गया। सुमन के मन में कई सवाल उठे। कौन था वो और तुम्हें कैसे पहचानता था? सुमन ने तुरंत निखिल से पूछा, पर निखिल ने नजरअंदाज कर दिया और कहने लगा, ये टूरिस्ट लोगों से पहचान दिखाते हैं और फिर पहचान की दुकान में खरीदारी के लिए लेके जाते हैं। उन्हें कमीशन जो मिलता है, इसलिए ऐसे लोगों से दूरी रहना बेहतर है। निखिल की ये बात सुनकर सुमन ने राहत भरी सांस ली और फिर दोनों वापस कॉटेज चले गए। दिन में मन को लुभाने वाला कॉटेज रात को किसी भूतिया हवेली से कम डरावना नहीं लग रहा था। ऊपर से ये काली रात और बाहर जगमगाती हुई धुंधली सी रोशनी। निखिल ने कॉटेज का दरवाज़ा खोला। हॉल से होकर बेडरूम की ओर गया। बेडरूम का दरवाज़ा खुला और सुमन को आवाज़ लगाई। सुमन, सुमन! सुमन दौड़ती हुई आई। क्या हुआ निखिल? और दोनों की खुशी 7वें आसमान पर थी। पलंग फूलों से सजाया हुआ था। पूरा कमरा फूलों की खुशबू से महक रहा था, मानो उनकी कल्पना सच हो गई हो। दोनों बातों में उलझे हुए थे। उन्हें वक्त का कुछ अंदाज़ा ही नहीं हुआ। दोनों बातों में मंत्रमुग्ध हो गए। तभी निखिल सुमन की ओर बढ़ा और कमरे की लाइट बंद कर दी। तभी सुमन की नज़र आईने पर पड़ी। निखिल, वहाँ कोई है। सुमन बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसके लफ्ज़ कँपकँपा रहे थे। निखिल ने लाइट ऑन करी और सुमन को शांत किया और पूछा, सुमन, कौन था वहाँ? निखिल, आईने में एक लड़की थी। उसकी आंखें सफ़ेद थी। पूरे चेहरे पर खून ही खून था। इतने में सुमन आईने में देखती है कि एक हाथ निकलता है और वो जोर से चिल्लाती है। निखिल का भूत प्रेत या आत्मा पर कोई विश्वास नहीं था। उसने सुमन को समझाया और कहा, अच्छा, एक काम करते हैं, लाइट चालू ही रखते हैं, ठीक है? मैं यहीं हूँ, तुम सो जाओ। निखिल उसे सुलाकर बाथरूम में चला गया और तभी बिजली चली गई। अंधेरे में निखिल को किसी ने गर्दन पर काटा। अचानक वो पीठ के बल गिरा और उसकी छाती पे कोई दांत से घाव कर रहा था। वो चीख रहा था, चिल्ला रहा था और लाख कोशिश के बाद वो खुद को उससे छुड़ा नहीं पाया। कपकपाती वाली ठंड में निखिल पसीने से पानी पानी हो चुका था।
बिजली गिरी और उसने वही चेहरा देखा, वही बिखरे हुए बाल, वही पलके झपकाने वाली बड़ी बड़ी आंखें, चेहरे पर नाखून के निशान और वो डरावनी आवाज। नहीं। निखिल ने उसे पहचान लिया था। उसने सोचा कि अब उसका मरना पक्का है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। कैसे न कैसे करके छटपटाते हुए निखिल बाथरूम से बाहर आया। मुंह पर पानी के छींटे मारे, गड़गड़ाते हुए पानी, डर के मारे उसका शरीर कांप रहा था। वो सुमन के नज़दीक आकर बैठ गया। तभी सुमन की आंख खुल गई। निखिल की ऐसी हालत देखकर वो डर गई। निखिल ने उसके साथ घटी हुई घटना के बारे में बताया। दोनों ने वहां से चलने का निर्णय लिया। निखिल मैनेजर से बात करने चला गया और सुमन बाहर बैठी हुई थी। तभी वहां पर काम करने वाली एक बूढ़ी औरत को सुमन ने देखा और वो उससे बात करने लगी। सुमन ने कहा, कल से कॉटेज में हमें किसी के होने का एहसास हो रहा है। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? बूढ़ी औरत ने सुमन से कहा, जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ। बगल वाले कॉटेज में भी वो आया था। लड़की तो बच गई, पर लड़के को नहीं छोड़ा उसने। बहुत लोगों को यहाँ अलग अलग अनुभव होते हैं। रात में चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, इसीलिए ज्यादातर यहाँ कोई आता नहीं। यहाँ एक आत्मा है। तुमने मुझसे पूछा, इसीलिए बताया। यहाँ के लोग आप टूरिस्ट लोग के भरोसे पेट भर पाते हैं, इसीलिए उस बारे में कोई कुछ नहीं कहते। तुम यहाँ से चले जाओ। ऐसे कहते हुए बूढ़ी औरत वहां से चली गई। दोनों ने कॉटेज में जाकर अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी। तभी प्रकृति का रंग दिखने लगा। जोर जोर से हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बाहर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए गए। बारिश रुके बिना यहाँ से निकलना उन दोनों के लिए मुश्किल हो रहा था। बहुत कोशिश और दुगनी कीमत के साथ एक गाड़ी मिल गई। दोनों उस गाड़ी में बैठ गए। तेज हवाएं और रास्ते के दोनों तरफ से झूलते हुए पेड़, काला घना अंधेरा, हेडलाइट की रोशनी और तेज बारिश को चीरते हुए तेजी से उनकी गाड़ी आगे बढ़ती रही। और अचानक वो आत्मा गाड़ी के सामने आ गई। ड्राइवर ने गाड़ी रिवर्स की और वो आत्मा हवा में तैर रही थी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, वो आत्मा अपनी आवाज में बार बार यही कह रही थी। कभी कांच पर तो कभी गाड़ी की छत पर वो अपने नाखूनों से वार कर रही थी। कच्चे रास्ते से गाड़ी कॉटेज की ओर चलने लगी। सुमन बहुत घबराई हुई थी। निखिल का हाथ थामे वो सही सलामत कॉटेज पहुंचने की दुआ मांग रही थी। आखिरकार वो कॉटेज पहुंच गए। अब बारिश भी रुक चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था। तभी वो आत्मा तेजी से सुमन के पास आती है और सुमन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, हमें छोड़ दो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, हमें जाने दो। सुमन के चुप होते ही वो अपने कर्कश आवाज में बोलती है, क्या बिगाड़ा है, अपने पति से पूछ। ऐसे कहकर वो रोने लगती है। उसकी ये दिल को चीरने वाली आवाज सुनकर सुमन शक की नजर से निखिल को देखती है और वो आत्मा अपनी कहानी बयां करने लगती है। मेरा नाम निशा है। कुछ साल पहले तुम्हारा पति और उसके कुछ दोस्त इसी कॉटेज में रुके थे। हमारा एक छोटा सा परिवार था जिसमें मेरी बेटी और मेरे पति थे। एक एक्सीडेंट में मेरे पति की मौत हो गई। मैं और मेरी बेटी का गुजारा करने के लिए मैं इसी कॉटेज के पीछे किचन में शेफ का काम करती थी। एक रात मैं ड्यूटी खत्म करके निकल रही थी। तभी तुम्हारे पति ने किचन की ओर आकर कहा, कुछ खाने को मिलेगा? नहीं, अभी मेरी शिफ्ट खत्म हो गई है। कम से कम ब्रेड बटर दे दो। मैं किचन की ओर बढ़ी, तभी पीछे से तुम्हारे पति ने मुझे झटका दिया, मुझे मारने लगा, जबरदस्ती करने लगा।
मैं खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करती रही। तभी उसके साथ उसके 2 दोस्त भी शामिल हो गए। मैं बहुत मिन्नतें करती रही, मुझे जाने दो, मेरी 2 साल की बेटी घर पर अकेली है, वो मेरी राह देख रही होगी, हम्म। प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ो, प्लीज मुझे जाने दो। मेरी किसी ने नहीं सुनी। आखिरी दम तक मैं मिन्नतें करती रही। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। फिर मुझे एक बोरी में भरकर नाले में फेंक दिया। मेरी बेटी को मुझे बहुत पढ़ाना था, माँ बाप दोनों का प्यार उसे देना था, पर वो अनाथ हो गई। यहाँ के लोगों ने उसे अनाथ आश्रम भेज दिया। उसकी कहानी सुन के सुमन को निखिल पर बहुत गुस्सा आया, पर वो ठहरी एक भारतीय स्त्री जो अपने पति को मौत के मुंह से निकालने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। सुमन ने निखिल को निशा की माफी मांगने को कहा। निशा की जान उसकी बेटी में थी, ये सुमन ने जान लिया था। निखिल के प्राण की भीख मांगते हुए सुमन ने निशा से कहा, मैं तुम्हारी बेटी की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ निशा, उसे अपनी सगी बेटी की तरह संभालूंगी। मैं उसे अच्छे से शिक्षा दूंगी, उसका भविष्य उज्जवल करूंगी, मैं तुम्हारी बेटी को पालूंगी। ये सुनकर निशा की अतृप्त आत्मा शांत हो गई। सवेरे ही सुमन और निखिल ने निशा की बेटी की पूछताछ की। आश्रम में जाकर गोद लेने की प्रक्रिया पूरी करके 4 साल की मुस्कान को अपने साथ ले आए। अब वो आत्मा किसी को भी दिखाई नहीं देती। शायद उसकी जान उसकी बेटी में अटकी हुई थी, जो अब मुक्त हो गई है, और हनीमून स्वीट भी उसकी आत्मा से मुक्त हो गया।